तो हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हो? सब लोग को जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए थोड़ा कुछ दिन टाइम हो गया है शायद। अभी क्या आपका क्या अपडेट है? आप कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और आज मैं IIEST शिवपुर, अर्स्टवाइल नोन एज BE कॉलेज, एस्टेब्लिश्ड ऑन इन 1856, बहुत पुराना कॉलेज है। 170 प्लस ईयर्स हो चुका है इस कॉलेज से का एस्टेब्लिशमेंट से। बहुत पुराना एलुमनाई नेटवर्क है। तो इस कॉलेज में अगर आपको बीटेक में जोसा काउंसलिंग पे कुछ सीट मिला है तो आप क्या करोगे आगे आगे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक स्मॉल गाइडेंस वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ। इसके ऊपर मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, इस साल भी बना रहा हूँ। पहले तो आप होम पेज पे आओगे, जब भी सर्च करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करो IIEST शिवपुर, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा iiestshipur.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जस्ट आ जाओ, एंटर करो, तो आपको ऐसा होम पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे कहाँ पे? एडमिशन पे और यूजी एडमिशन, राइट। तो यहाँ पे आप आ जाओ, क्लिक करो, तो आपका ये आ जाएगा। ये पेज में आप देखो बीटेक, BArch, MTech और BSMS का एक नया प्रोग्राम है। सबके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको BSMS मिला हुआ है तो आप यहाँ पे जाओ, फीस स्ट्रक्चर, नोटिफिकेशन, एडमिशन कैसे होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। डिटेल में सब आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीटेक के थ्रू कन्वेंशनल 9, जो हम लोग 9 ब्रांचेस होता है, 9 वर्टिकल्स होता है, इंजीनियरिंग वर्टिकल्स, जिसके ऊपर आपको डिग्री मिलता है इस कॉलेज से। एरोस्पेस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IT, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड माइनिंग। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे जोसा हिसाब से आपको सीट मिला होगा डेफिनेटली, और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पे क्लिक करो तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, राइट। क्या क्या क्लिक करना है फिर से बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिए तो आपको ये वाला PDF ओपन होता हुआ दिखेगा। इसको थोड़ा आप जूम कर लो और अच्छे से शांति से पढ़ो पूरा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ, चलिए। तो ये बेसिकली आपका स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है, कैसे आपको एडमिशन लेना है तब तक का। सीट अलॉटमेंट आपका जोसा, CSAB, NUET, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स होता है डासा के थ्रू, जिसको बोलते हैं डासा 2026। अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA और स्टडी इन इंडिया पोर्टल, SII से भी एडमिशन हो रहा है। तो देखिए आपका मोड ऑफ रिपोर्टिंग फिजिकल है, मतलब जो भी आप जब तक अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी PAF पेमेंट कर चुके हो उसके बाद आपका कुछ अभी खास काम है नहीं। आप घर बैठे आराम से इस PDF को पढ़ो, क्योंकि जो भी आपका ऑनलाइन का काम था काउंसलिंग के अंदर वो हो गया है। बस आपको अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसका टाइमिंग आपका देखो 17 से 20 तारीख के अंदर दिया है, टेंटेटिव टाइमिंग है, मे चेंज इफ देयर इज एनी चेंज इन CSAB शेड्यूल। तो CSAB शेड्यूल में कुछ चेंज होगा तो ये चेंज होगा, अदरवाइज 17 से 20 के अंदर आपका ये टाइमिंग दिया गया है। डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होगा क्या ये ब्रांच वाइज होगा, क्या रैंडमली हम जा सकते हैं कोई भी ब्रांच, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस ये होगा, तो उसके ऊपर बातचीत हम करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग दैट इज इंस्टीट्यूट हॉल IIEST शिवपुर। अब अगर आपको ये पता नहीं है आप सर्च कर सकते हो इजीली, मैप पे आपको मिल जाएगा। गूगल मैप से आप इजीली ट्रैक कर सकते हो वेयर इज दिस हॉल। It's obviously it's inside campus, inside IIEST campus। आप IIEST गेट 1 पे आ जाना, ठीक है। फर्स्ट गेट बोलते हैं हम, 2 गेट है बेसिकली, एक थर्ड गेट भी है, वो आपका काम नहीं है। तो फर्स्ट जो गेट है, गेट 1 या फर्स्ट गेट, आप किसी भी बस से आ रहे हो, कैब से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, आप गेट 1 पे आ जाओ। उधर से अगर गेट 1 पे आ जाओगे उसके बाद सिक्योरिटी अंकल्स रहेंगे, उनसे पूछ लेना और उनसे परमिशन, आपको शायद परमिशन मतलब आई मीन आपको वो नोट मतलब लिखवाना पड़ता है कि हाँ मैं एडमिशन लेने वाला हूँ और आप इस टाइम पे जा रहे हो फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ये सिक्योरिटी अंकल्स लोग करते हैं हर बार, जो भी कैब आता है, जो भी ऑटो अंदर जाता है, टोटो जाता है, उससे ये किया जाता है।
तो आप पहली बार आ रहे हो तो शायद आपको सिक्योरिटी अंकल पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, किस लिए आप कैंपस के अंदर आना चाहते हो। बस उसको जस्ट शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप उसको एक्सप्लेन कर देना, और आपका वो टाइमिंग, डेट, जिस टाइमिंग पे आप कैंपस में खुश होगे उस टाइमिंग को लिखा जाएगा। उसके बाद आप सीधा जाइएगा, एकदम आपके सामने आएगा इंस्टीट्यूट हॉल। ठीक है, एकदम सीधा आइएगा, इंस्टीट्यूट हॉल आपको मिल जाएगा। किसी को भी पूछ सकते हो, सिक्योरिटी अंकल को भी पूछ सकते हो, वो लोग भी गाइड कर देंगे। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अदर कैंपस, एनआईटी, अदर एनआईटी और ट्रिपल आईटी और आईआईटी कैंपस। ये उतना बड़ा कैंपस नहीं है, आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ही आप समझ जाओगे कहाँ पे क्या, कौन सा बिल्डिंग है, कहाँ पे क्या है। थोड़ा थोड़ा पहले दिक्कत हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप यूज टू हो जाओगे कहाँ पे क्या है ना। उसके बाद क्या करना, एडमिशन डिटेल्स आपका यहाँ पे बेसिकली वही बोला, फिजिकल रिपोर्टिंग और डेट ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग जो है ये नोटिफाई किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है नोटिफिकेशन, यहाँ पे दिया नहीं है। किसके लिए? MEA स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के लिए मतलब जोसा वाले ही ज़्यादा होंगे, जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने वाले, तो उनके लिए 17 से 20 तारीख सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपका एडमिशन होगा, याद रखना। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये ब्रांच वाइज नहीं है, आप जाओ और एडमिशन लो। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, याद रखना। वहाँ पे हेल्प डेस्क आपके लिए अरेंज्ड होता है हर साल, कुछ सालों से ये अरेंज्ड हो रहा है। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, फ्रॉम 2023 ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था, देखिए आपको पता चल जाएगा कि IIST का आई हॉल कहाँ है, मतलब इंस्टीट्यूट हॉल को हम आई हॉल भी बोलते हैं। और जो मैं बोल रहा था आपके लिए, जोसा काउंसलिंग या कोई भी काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपके लिए हेल्प डेस्क रहेगा। ठीक है, हेल्प डेस्क अरेंज किया जाता है फर्स्ट लॉबी, आप याद रखना। फर्स्ट लॉबी हम लोग का जो मेन बिल्डिंग है, IIEST मेन बिल्डिंग का आपका फर्स्ट लॉबी पे डेफिनेटली हेल्प डेस्क अरेंज होता है हर साल। 2023 से एटलीस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जाना और आपका कोई भी क्वेरी है उन लोगों को बोलना, आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वो वही PDF है, जस्ट मैं उसको फुल पेज पे ले लिया। ठीक है, फुल स्क्रीन पे वही PDF है, आप उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बट आई विल रिकमेंड दैट just download the file and save it in your system, and just refer it for any type of difficulty or doubts. Okay, so let's discuss from here. ये अब now we are discussing about the documents. डॉक्यूमेंट याद रखना, पहले ही कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ रहे न, या मतलब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इसका ये सही नहीं है। आपको पहले क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो दैट इज फाइन, बट याद रखना ये पॉइंट, इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। आपको डेफिनेटली ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रेडी करना पड़ता है। मतलब ओरिजिनल तो आपके पास है ही, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है ये आपको बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 कॉपी करके, जिसको हम जीरोक्स बोलते हैं या फोटोकॉपी बोलते हैं। नॉर्मल फोटोकॉपी बनाओ या जीरोक्स बनाओ और उसका नीचे आप लिखो सेल्फ अटेस्टेड और नीचे साइन कर दो, फुल सिग्नेचर आप कर दो। ठीक है, हर एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट का जो भी फोटोकॉपी आप निकालोगे, हर एक जो भी निकाला हुआ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही सेम सेल्फ अटेस्टेड और आपका नीचे फुल सिग्नेचर, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्सेप्ट ये एडमिशन फॉर्म का कुछ नहीं करना है। अब ये एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर पे आइए, प्रोवाइडेड प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड बाय जोसा और CSAF। ठीक है, फाइनल जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, जब PAF पेमेंट कर देते हो पार्शियल एडमिशन फी, तब आपको शायद मिलता है जोसा में, और CSAF में भी वैसा ही कुछ है। तो आप इस नाम को याद रखना, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो भी सेल्फ जेनरेटेड डॉक्यूमेंट जो आपको जोसा या CSAF पोर्टल पे मिलता है, हर डॉक्यूमेंट के सेव करके एक फाइल में रखना, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। याद रखना, अगर आपको राउंड 6 पे मिला है IIEST शिवपुर का कोई भी ब्रांच, तो उसका प्रोविजनल एडमिशन लेटर या उसका जो भी लेटर मिलता है वो या डॉक्यूमेंट मिलता है उसको डाउनलोड करके रखना। अगर आपको राउंड 3 पे मिला था और आप उसको फ्लोट करते करते राउंड 6 तक गए हो, तब भी राउंड 6 का ही आप डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट कैरी करना, क्योंकि लास्ट राउंड तक ही देखा जाता है कि राउंड 6 तक आपका डॉक्यूमेंट जो भी है उसको देखा जाता है। आप अगर राउंड 3 का लेके चले जाओगे तो वो काम नहीं आता है। मतलब आप राउंड 6 तक आपको वही सेम कॉलेज मिला हुआ है, ये देखते हैं वो लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम करते हैं वो लोग यही देखते हैं कि आपको राउंड 6 तक, लास्ट राउंड तक क्या मिला है, समझ रहे हो। अच्छा, सीसैब में वही सेम, लास्ट राउंड तक क्या मिला है, राउंड 3 तक आपका क्या मिला है वो दिखा जाता है। वो अगर आपका IIEST शिवपुर का कोई भी ब्रांच है देन दैट इज फाइन, मीन्स आपको लास्ट राउंड का डॉक्यूमेंट लेना है जहाँ पे आपका ब्रांच लिखा रहेगा, किस जो चॉइस नंबर लिखा रहेगा, जो चॉइस लिस्ट में आप बनाए थे, जिस नंबर पे वो वाला चॉइस था वो लिखा रहेगा, आपका बेसिक डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वटेवर, वो सब लिखा रहेगा, समझ रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट। अच्छा, मतलब ये अलग है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको अलग मिलेगा, पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट अलग मिलेगा, दो अलग अलग आपको मिलेगा, उसको डेफिनेटली कर लेना। पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करना इज़ मैंडेटरी, याद रखना। इसको अगर नहीं कर रहे हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाता है। पार्शियल एडमिशन फ़ी अगर अभी भी आप पेमेंट नहीं किए हो, अगर आपका पोर्टल खुला हुआ है, डेफिनेटली डू अ पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल एंड टेक अ डाउनलोड, take a printed copy of the downloaded partial admission fee confirmation slip, ठीक है। फोर्थ है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको पोर्टल पे फॉर्मेट मिल जाएगा, जोसा 2026 फॉर्मेट के हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ। कोई भी आप सरकारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो भी MBBS डॉक्टर है उनसे बेसिक डिटेल्स आपका फिलअप कराना होता है, वही जोसा वाला फॉर्मेट पे उसको करके आप सबमिट करो, मतलब ले जाओ, ठीक है। उसका ओरिजिनल भी ले जाना और उसका 2 फोटो कॉपी बना के, वही सेम जो फोटो कॉपी बनाना है ना वो सबके लिए है, ये पार्शियल एडमिशन फ़ी का भी, प्रोविजनल का भी, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी, ठीक है। क्लास 10 एडमिट का उसका भी, क्लास 12 मार्कशीट इसका भी, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड पड़ता है, वोटर ID, अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, या अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है देन दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कोई भी एक चाहिए, देखिए ऑब्लिक दिया हुआ है, कोई भी एक लगेगा रहेगा तो चल जाएगा। उसका भी 2 फोटो कॉपी बना के सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो उसको वो आपका लगेगा। जोसा 2026 फॉर्मेट के हिसाब से, अगर आपका OBC NCL है तो उस फॉर्मेट के हिसाब से बना हुआ सर्टिफिकेट बनता है। बहुत लोग बोलेंगे कि एग्जैक्ट फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आपका जोसा 2026 पोर्टल फॉर्मेट पे, जोसा 2026 जो पोर्टल है उसमें जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, अगर आपका वो सेम डॉक्यूमेंट का जो भी डिटेल्स है, कंटेंट है, वो अगर आपका सेम है, डेफिनेटली आपका वो भी चल जाएगा। अगर आप OBC NCL का या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए, SC/ST सर्टिफिकेट हो जाए या जनरल EWS हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेसिक कंटेंट जो भी आपका मांगा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम जोसा पोर्टल, अगर आपका वो सेम है देन डेफिनेटली दैट विल बी एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद आ जाता है PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट आपके लिए, सब लोगों के लिए नहीं है, जिसका भी फिजिकली डिसेबिलिटीज है उन लोगों को सर्टिफिकेट लगता है। वो भी, उसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। अब वो आप देख लो, सेंट्रल से सेम ही आई थिंक बनता है, उसमें कुछ सेंट्रल स्टेट वाला ऐसा कुछ फंडा नहीं होता है, आई थिंक दैट यू नो, अगर आपके लिए एप्लीकेबल हो तो। अब आ जाता है फॉर्मल एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑन 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, नो नीड टू राइट स्टूडेंट ID, कीप इट ब्लैंक। इसका मतलब, आप जब, पहली बात तो ये है, आपको 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये बनाना पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे बनता है? कोर्ट एरिया पे बनता है। जो भी कोर्ट है आपका नियर बाई, आपका लोकेशन में जो भी आपका कोर्ट आता है,
कोर्ट एरिया पे जाइएगा, वहाँ पे मोहरी रहता है, हम लोग मोहरी बोलते हैं, बंगाली में मोहरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो मोहरी मतलब जो लोग टाइप करते हैं, टाइप करके आपको, ये सब नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करके आपका जो भी क्वेरी है वो लोग लिख देते हैं, वो लोग उसको स्टाम्प करके नोटरी कर देते हैं, और नोटरी को आप मतलब वो लोग पूरा रेडी कर देंगे आपको। उसके लिए कुछ चार्जेस लगता है उन लोगों के हिसाब से, 10 रुपये 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको वो बनाना पड़ेगा। क्या लिखना है, क्या कंटेंट रहेगा, क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, टाइटल रहेगा, अबाउट द एंटी रैगिंग। अब इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है एग्जैक्टली ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कहीं पे नहीं जाना है, IIEST शिवपुर का वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा उसका फॉर्मेट, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से करना है। उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप रिपोर्ट फ्रॉम पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से आप एक ब्लड ग्रुप रिपोर्ट बना लो। याद रखना अगर आपका ये पुराना भी है तो चल जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका लाइफ टाइम वो सेम ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होता है। अगर आपका स्पेलिंग ठीक है, जैसे मेरे वाले में ब्लड ग्रुप रिपोर्ट पहले बहुत दिनों सालों पहले का बना हुआ था, लेकिन उसमें स्पेलिंग गलत था, तो आपका स्पेलिंग सही रहना चाहिए, और आपका जो भी बेसिक बेसिक स्पेलिंग ही आपका सही रहना चाहिए, और आपका अगर आपका फादर नेम वहाँ पे इंक्लूड होता है वो सेम रहना चाहिए। जो कोई भी डॉक्टर रिकमेंड किया तो उसको उस केस में डॉक्टर का नाम रहना चाहिए। अगर आप डॉक्टर रिकमेंडेशन भी नहीं रखोगे, सेल्फ लिख के भी चल जाएगा, ठीक है, बाई सेल्फ आप लिख सकते हो। जो भी है वो आपको मेडिकल वाले अच्छे से कर देंगे, बस आप जाना कोई भी एक पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर पे, और वहाँ पे जाके बोलना कि आई नीड वन ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, सो दे विल टेक अ ब्लड सैंपल फ्रॉम यू। वो आपको खाली पेट देना पड़ता है, ऑल एंड सो ऑन, तो आपको वो पता चल जाएगा। दैट इज़ वेरी बेसिक, राइट। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। माइंडेड ये कोई भी एक अगर आपका है तो चल जाएगा। याद रखना ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये ओवरऑल सेम ही होता है। बेसिकली ये आपको कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से previous institution for you, because you have nothing, you have no professional history or professional life's history, so just you are a student, so before admitting in a new college or new institution, you need to have one certificate that is claiming that you have no means वो लोग जो इंस्टीट्यूट से जो आप पास कर रहे हो उन लोग को आपका एज ए स्टूडेंट आपके प्रोफाइल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे लिख के देते हैं किस दिन तक आप स्कूलिंग किए हो। अगर आपका क्लास 11 12 है या 12 है, 12 आप कितना दिनों के अंदर किए हो, आपका मार्क्स कितना था, किस डेट पे आप एडमिशन लिए हो, एंड वट एवर ऑल दिस थिंग्स विल बी रिटन इन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वो आपको स्कूल से मिलता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगेन वो आपको स्कूल से मिलता है। अगर आप अभी बीटेक फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लेने वाले हो, सो आप डेफिनेटली कहाँ से लेना है, आपको स्कूल से लेना है। अब बहुत लोग यहाँ पे पूछते हैं, जैसे मुझे एक क्वेरी आया था रिसेंटली, मुझे एक स्टूडेंट पूछा था कि सर वो क्या किया था, वो एक डिस्टेंस पे एक बीएससी का एक कोई भी डिग्री में एडमिशन ले लिया था, पार्शियल ड्रॉप लेके। वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, जेई में इस साल अच्छा रैंक किया है, तो वो उस जो डिस्टेंस पे जो डिग्री कर रहा था उसको ड्रॉप कर दिया और करके यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो उसको कहाँ से स्कूल लिविंग लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, बहुत लोगों को होता है। याद रखना अगर आप कोई भी एडमिशन ले लिए हो कहीं पे भी, तो आप कोशिश करना उस एडमिशन जहाँ से लिए हो, लास्ट एडमिशन जहाँ से आपका हुआ है, उस लास्ट जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप स्कूल लिविंग लो या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लो। स्कूल लिविंग कहाँ पे होता है, बेसिकली स्कूल से होता है। अगर आपका कोई भी एक इंस्टीट्यूशन पे आप बेसिकली आप मान लो डिस्टेंस पे कोई डिग्री कर रहे हो, या आप डायरेक्टली कहीं पे भी ऑफलाइन पे जाके फुल टाइम कोई डिग्री में एडमिशन ले लिए हो, उसके बाद आपको जेई पे आपको अच्छा रैंक मिल गया था, काउंसलिंग पे आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, नाउ यू वांट टू कंटिन्यू इन द न्यू कॉलेज जो आपको जेई में मिला है, तो आपको क्या कहाँ से लेना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देन यू हैव टू टेक द ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट एडमिटेड इंस्टीट्यूशन।
जहाँ पे आप लास्टली एडमिशन लिए थे वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड से। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप डब्ल्यूबीसीएचएसई बोर्ड से हो तो आपको वहाँ से एडमिशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। डब्ल्यूबीसीएचएसई मतलब वेस्ट बंगाल, बंगाल का जो बोर्ड है उसके लिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम बंगाल, सो आई हैव द एक्सपीरियंस और फॉर बंगाल ओनली। सो इफ यू हैव पास्ड योर क्लास 12 फ्रॉम वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, देन यू नीड टू गो टू विकास भवन, क्योंकि उस टाइम पे विकास भवन पे ही काम हो रहा था। इस बार सरकार बदल गया है, मुझे नहीं लगता कहाँ पे, मुझे पता नहीं है कहाँ पे वो काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे माइग्रेशन दिया जाता है। आई थिंक वो चेंज अभी भी हुआ नहीं है, बट जस्ट आप थोड़ा सा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, या विकास भवन पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो कि मुझे ये करना है तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर कोई वो लोग दूसरा कोई ऑफिस में या बिल्डिंग में भेज दे तो वहाँ पे जाके आप माइग्रेशन ले सकते हो। मेरे टाइम पे माइग्रेशन ले लिया था, लेकिन याद रखना इस तीनों में से कोई भी एक चलेगा। तीनों में से तीनों नहीं चाहिए, याद रखना। मैं क्या किया था, तीनों ही बना लिया था, लेकिन दैट वाज अ फुलिश डिसीजन फ्रॉम माय साइड। बट मैं कोई भी एक और भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि माइग्रेशन रह जाएगा। और याद रखना, क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही आप बना के रखोगे तो आपका वो नीड नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो, नहीं बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, स्कूल लिविंग ट्रांसफर्ड में से एक बना लेते हैं जो भी एप्लीकेबल है उनके लिए, और माइग्रेशन भी बना लेते हैं। ये क्यों किया जाता है, जैसे मैं किया था ऐसा ही ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये ओरिजिनल लगता है, याद रखना। मतलब माइग्रेशन, स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनमें से जो भी आप बनाओगे वो रखा जाएगा ओरिजिनल ही। मतलब बाकी सारा ओरिजिनल जो भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, सारा ओरिजिनल का आपको जस्ट वो लोग देख के ही आपको दे देते हैं। लेकिन स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आप उन लोगों को इशू करोगे, वो लोग ले लेंगे, उनको वापस आपको नहीं देंगे। याद रखना, ये वाला ओरिजिनल आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी बनाते हो, ओरिजिनल ले लेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना रहे हो, वो भी ओरिजिनल ले लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में दिया गया है एनी अदर डॉक्यूमेंट एडवाइज्ड फ्रॉम जोसा 2026 और सीसैप 2026 बाय द इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है, बेसिकली आपको जोसा सीसैप से बहुत सारा ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट मिलता है, सेल्फ जनरेटेड डॉक्यूमेंट। तो ये ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट जो है ना, ये आप फाइल एक सॉफ्ट कॉपी का फाइल बना के आपके सिस्टम पे सेव कर लेना। वट एवर दैट कैन बी इन योर फोन, और इफ यू हैव लैपटॉप और एनी टैबलेट, then definitely save it anywhere. The system can be anything, but do save these files, at least soft copies. I would not say that just सबका एक एक जो भी आपको मिला है सबका एक एक हार्ड कॉपी बना लेना, फोटो कॉपी बना लेना। नो, that is irrelevant. That will not be applicable for every student. So I will only suggest you to make a file, फोल्डर बना के रखना। फाइल नहीं, फोल्डर बनता है ना फोन पे, कोई भी आप फोल्डर बनाओ, उसका डायरेक्टरी सेव कर देख लेना कहाँ पे डायरेक्टरी में, किस डायरेक्टरी पे है। उसको जस्ट एक बार सेव करके अपने फ़ोन पे या आपका लैपटॉप पे रख देना, ताकि आप बाद में उसको रेफर कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट मान लो आपका लगेगा तो उससे आप दे सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आप जेई में फॉर्म फिलअप किए थे ना, वहाँ से लेके आप लास्ट तक जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा सब उसमें सेव करके रखना। दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। मैं वैसा किया था, अभी तक वो फोल्डर मेरे पास है, तो वो रख देना, काम का हो सकता है, किसी भी टाइम पे आपका काम आ सकता है वो। और ये नोट पढ़ लेना, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी केप्ड बाय द इंस्टीट्यूट। ये लिखा गया है, लेकिन मेरे टाइम पे टीसी या स्कूल लिविंग जो भी आप इशू किए हो, मतलब मेरे टाइम पे मेरे पीयर लोग सबका, इंक्लूडिंग मी, वो लोग ले लिए थे ओरिजिनल। ठीक है, सिर्फ ये 14 नंबर बस, बाकी आपका सारा ओरिजिनल आपको वो लोग देखेंगे, बस आपको वापस कर देंगे। और यू नीड टू एश्योर दैट आप सब जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो सब आपके पास वापस आ जाएं, क्योंकि
कोई भी मान लो उसको आप गलती से वहाँ पे छोड़ के आ गए हो, तो दैट विल बी वेरी मच मीन्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इन फ्यूचर। सो आप ऐसा मत करना, सब डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके अच्छे से क्रॉस चेक करके आना। हो सकता है 14 नंबर वाला आपका वहाँ पे रह सकता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट श्योर, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट ये ले ही लेगा, बट अगर ले लेता है तो भी आप हैरान मत होना, क्योंकि मेरे टाइम पे भी किया गया था। फाइन, मैं इतना तक क्लियर कर दिया आपको। अब आ गया डॉक्यूमेंट डासा के लिए। डासा के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि मैं डासा उतना कवर नहीं करता, स्टूडेंट्स संख्या भी बहुत कम होता है। जो लोग भी यहाँ पे कोई भी अगर डाउट है डासा के बारे में, इस टाइम स्टैम्प पे आप कमेंट करना, यहाँ पे नीचे वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ कुछ कॉमन है डेफिनेटली, लेकिन कुछ अनकॉमन है, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ द फी स्ट्रक्चर बीटेक बीआर्क बीएसएमएस कोर्स। इस बार नया किया गया है बीएसएमएस। तो बीएसएमएस का बीटेक बीआर्क सबका एक ही है, देख सकते हो आप। विदाउट हॉस्टल अगर आप देख रहे हो जोसा काउंसलिंग पे, विदाउट हॉस्टल तो 96,600 लगेगा, इंक्लूडिंग रिफंडेबल कॉशन मनी। देखो कॉशन मनी 6,000 कर दिया गया है, मेरे टाइम पे 3,000 था, थोड़ा फीस में इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। 22 साल का मैं बात कर रहा हूँ, इस साल 26 है, तो आप मान सकते हो। नेक्स्ट विथ हॉस्टल अगर आप देखोगे 1,35,300 रुपीज़, ये आपका चाहिए फॉर ओसी, मतलब ओपन कैंडिडेट जो भी है, मतलब बेसिकली अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। लेकिन अगर आपका कोई भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, तो उनके लिए डायरेक्टली कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उनका ट्यूशन फी नहीं लगता है। मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ट्यूशन फी वेवर पहले से ही होता है, आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पहले से ही, आप फर्स्ट डे से, जब भी आप एडमिशन लेने वाले हो तब से आपका ये वैलिडेट एप्लीकेबल है कि आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है या उन लोगों को शो नहीं करना है। बेसिकली आपका जो भी ट्यूशन फी वेवर है वो माफ़ किया जाता है। तो आपको क्या देना है, बस 34,100 करके विदाउट हॉस्टल अगर आपका है। अब तुम बोलोगे इस सर ट्यूशन फी नहीं देना तो ये कैसे आ गया 34,100, उसमें से ब्रेकअप है बहुत सारा, ठीक है। एग्जाम फीस, लाइब्रेरी फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वट एवर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और विथ हॉस्टल आपका 72,800 लगेगा, याद देख सकते हो यहाँ पे। कुछ इंक्लूडिंग है, देखिए इंक्लूडिंग रिफंडेबल कॉशन मनी आपका 7,000 लगेगा विथ हॉस्टल, और मेस एडवांस ऑफ ₹20,000 इसमें है, विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एक्चुअल फूड बिल, ठीक है। इसमें से एक इंक्लूडेड है, और इसमें भी सेम है, 7,000 आपका कॉशन मनी लगेगा विथ हॉस्टल अगर आप लेने वाले हो तो 1,000 ज़्यादा, और मेस एडवांस आपका 20,000, ठीक है, ये लगता है। नोट क्या है, बैलेंस अमाउंट ऑफ द फी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका है, इट शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू बैंक चालान। बैंक चालान आपको करना होता है। बैंक चालान कैसे करोगे, यूको बैंक मिलता है बेसू ब्रांच, आप कोई भी किसी को बताना, पूछना, वो लोग दिखा देंगे कहाँ पे है, वहाँ पे जाके बैंक चालान के थ्रू आपको ही सिर्फ वो पेमेंट करना है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली ऑनलाइन आप क्यूआर कोड दोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि बैंक चालान आपको देना पड़ता है, बैंक चालान के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है, ताकि आप कोई भी मान लो एक बैंक चालान में क्या होता है, 3-4 ऐसा रिसिप्ट होता है, और कुछ 2-3 रिसिप्ट अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाता है, और एक रिसिप्ट आपके पास रह जाता है, इसलिए बैंक चालान इसमें इंक्लूडेड है, एंड दैट इज मैंडेटरी। आपको बैंक चालान के थ्रू ही पेमेंट करना है। बैलेंस अमाउंट याद रखना, इसका मतलब जो भी आप जोसा हिसाब में दिए थे उसको छोड़ के एक्स्ट्रा अमाउंट आपको इस तरीके से पे करना है। तो बहुत लोग क्या मुझे ये फीस के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ से आप देख सकते हो, ये स्लाइड आपके लिए सफिशिएंट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा as far as the fees that you need to submit as concerned, right? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर ट्यूशन फी वेवर, द एडिशनल फी विल बी रीइम्बर्स्ड। सो यहाँ पे रीइम्बर्समेंट का सिस्टम है, बाद में जाके आपका रीइम्बर्स होता है, अभी नहीं होगा, याद रखना, फॉर ऑफ द नेक्स्ट सेमिस्टर। तो बहुत लोग बहुत लोग पूछेंगे कि रीइम्बर्स होगा कि एडजस्ट होगा। अगर आपका एडजस्ट होना है तो एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप मान लो विदाउट हॉस्टल हो और ये 34,100, तो उस केस में
एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा वो आपका रिइम्बर्स हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है, बाकी का अमाउंट, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट कब मिलेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे टाइम पे 1 साल बाद मिला था, अब आपको कब मिलेगा आई डोंट नो। आई होप दैट आपको बहुत उतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे टाइम पे शायद सिस्टम थोड़ा अलग था, इस साल इस बार का सिर्फ इस बार का नहीं, 2 साल से सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है, तो शायद आपको थोड़ा जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट, एटलीस्ट आपका 1 साल लग सकता है। और 1 साल में भी अगर आपका नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस सेक्शन पे जाके, फाइनेंस सेक्शन मिलता है आपको, मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा उसके बारे में। आप अगर आपका स्पेसिफिक कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आपको 1 साल बाद भी रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है तो। अच्छा, नेक्स्ट होता है डिटेल ब्रेकअप ऑफ इंस्टीट्यूट फी इज रिप्रेजेंट सब्सिक्वेंटली, ये आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, कि बहुत लोग शायद अभी सोच रहे होंगे कि 34,100 इतना ज़्यादा विदाउट हॉस्टल, वो भी ट्यूशन फी वेवर, कैसे, दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो था ये बीटेक के लिए था, यहाँ पे देखिए। अब नेक्स्ट पेज में ये बीआर के लिए है, बीआर के लिए फीस क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बीटेक के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा है। और बीएसएमएस का देखिए, बीएसएमएस का भी उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा चेंज है, आप देख सकते हो। मैं जो सा बीटेक के ऊपर बातचीत कर लिया, इसके बाद आप ये देखिए बीआर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम दे रहा हूँ, ले लिया, ये बीआर के लिए है आपके सामने, ले लिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ बीएसएमएस, ये बीएसएमएस के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करना, टाइम स्टैम्प डाल के वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाता है ट्यूशन फी वेवर के बारे में डिटेल। देखिए, SC ST को कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। अदर स्टूडेंट्स जो भी है हैविंग एनुअल फैमिली इनकम अप टू 5 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई फॉर ट्यूशन फी वेवर, मतलब आपका 5 लाख के अंदर आपका एनुअल इनकम है तो आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है। 2 तरीके का वेवर है, एक है फुल वेवर, एक है 2/3 वेवर। तो इसके लिए डिटेल आप देख सकते हो, बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो और वो आप देखो, आप उसके लिए अप्लाई अलग से करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डीन, ये SW मतलब स्टूडेंट वेलफेयर, द डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, ये आपको मिलता है, ठीक है। ये कहाँ ऑफिस है, क्या है, आप कमेंट करना या मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे आपको डेट्स देखने को मिलता है, वहाँ पे नोटिस लगवाया जाएगा कब डेट मिलता है आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिशन के लिए, या आपको मेल भी कर दिया जाता है, उतना टेंशन मत लो। नोटिस है, स्टूडेंट नोटिस में आपको दिखा दूंगा कहाँ पे आपको सारा नोटिस मिलता है एज अ स्टूडेंट, जब एडमिशन ले लोगे तब उसके बाद वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे आपको सारा नोटिस मिल जाएगा। रेगुलर चेक करना, आपको डेफिनेटली मतलब मिल जाएगा न्यूज़ कि हाँ अभी इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा फॉर आई मीन ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, सबमिट द एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, याद रखना अभी हम जो फिनेंशियल ईयर पे है वो है 26 to 27, ठीक है। आपको फिनेंशियल ईयर इस साल का नहीं मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट, अगर 26-27 के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, इसके जस्ट पिछला वाला जो फिनेंशियल ईयर है उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब 25-26। तो आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे वो 25-26 के लिए बनाओगे। और एक चीज, फैमिली इनकम होना चाहिए वहां पे मेंशन्ड, अगर फैमिली इनकम मेंशन्ड नहीं है तो नहीं होगा। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर में किसका नाम रहेगा, मेरा या मेरा पापा या मेरा जो भी गार्डियन है उनका। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट आपका नाम पहले रखो, अगर नहीं हो रहा है उस केस में आपका लोकल जहाँ पे आप बना रहे हो इनकम सर्टिफिकेट, वहाँ पे अगर वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप एज अ स्टूडेंट के नाम पे वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली तब आप उस केस में गार्डियन का भी डाल सकते हो नाम। लेकिन याद रखना 2 चीज़, फैमिली इनकम रहना चाहिए, फिनेंशियल ईयर 25-26 होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही आपका वो इनकम सर्टिफिकेट जनरेट या अप्रूव्ड होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है, उसके ऊपर आपको आई बटन पे यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, अभी देख सकते हो, ठीक है। आपके स्टेट के हिसाब से आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो वीडियो है वो यहाँ पे आपका मेंशन किया जा रहा है, देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आई बटन पे मिल जाएगा। और ये आपको स्टूडेंट वेलफेयर SW पे, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस पे आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट
टोटल फीस आप देख सकते हो, अगर आप डे स्कॉलर हो या हॉस्टल रहो उसके बेसिस पे डासा, CIWG और डासा नॉन सार्क इनके थ्रू आप देख सकते हो ये है। अच्छा, ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करना कहीं पे भी, अब मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, टोटल फीस अगर आप डे स्कॉलर हो बीटेक के अंदर तो आप देखो विदाउट हॉस्टल आपका इतना लगेगा, MEA के थ्रू और MEA SW सार्क और MEA SW सार्क यहाँ पे PR के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, टोटल फीस टू बी पेड फॉर डे स्कॉलर, अगर आप SII से एडमिशन ले रहे हो और आप बीटेक या BR से हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी फीस एडमिशन के टाइम पे नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। डिटेल ब्रेकअप बाद में आपको बता दूंगा, आई थिंक यहाँ पे होगा कहीं पे, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मैं उसको और अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। देखो, पहले आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है, जो पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट है। पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट अगर आप अभी तक नहीं किए हो, आपका अगर ऑप्शन अभी भी दिख रहा है तो डेफिनेटली डू अ पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल, मैं जैसे आपको बोला पहले ही, दैट इज मैंडेटरी। उसके बाद जोसा के जो टाइम शेड्यूल है उसके थ्रू आप पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट कर ली हो, डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट इज डन। नेक्स्ट इज कैंडिडेट हु डू नॉट पार्शियल एडमिशन फी विल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट हु आर नॉट इंटरेस्ट, वही है, इंटरेस्ट नहीं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, तो PAF पेमेंट करना इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, सीट अलॉटमेंट इन जोसा 2026 फाइनल राउंड, CSAP 2026 स्पेशल राउंड, डासा 2026। स्टेप 2 जो है वो है सीट अलॉटमेंट, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अगर आप CSAP से हो तो CSAP से मिलेगा, अगर आप जोसा से हो तो जोसा लास्ट राउंड के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, उसको रख देना। नेक्स्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है। देखो, आपका पहले मैं आपको टाइम मेंशन कर दिया हूँ, 17 से 20 तारीख को 17 to 20 अगस्त के अंदर आपको एडमिशन लेना है। कोई भी दिन आ जाइए, ब्रांच वाइज नहीं होगा, नॉर्मल होगा, और 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपका होगा, ठीक है। और डेट्स फॉर MEA कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर। MEA के लिए डेट्स अभी नहीं दिया गया है, सिर्फ जोसा के लिए दिया गया है, याद रखना। और जोसा के लिए सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी पहले पेमेंट करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल्ड करके जो भी अलग कलर से लिखा हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप इसको डाउनलोड कर लेना पूरा फाइल और शांति से बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट इज एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एडमिशन आपका तभी होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको ID कार्ड दिया जाएगा और भी प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया जाएगा, प्रोविजनल आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये सब आपको दिया जाता है, वो मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स द वेरीफाइंग ऑफिशियल विल जनरेट द एनरोलमेंट ID, हाँ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो मैं आपको बता रहा था, प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ID कार्ड मिल जाएगा, एंड आस्क द कैंडिडेट टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूट फी। फिर आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है, और बैंक डिटेल्स जो है वो आपका इस डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ हॉस्टल वो अलग से करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एडमिशन द स्टूडेंट में अप्लाई फॉर हॉस्टल टू द चीफ वार्डन एंड हॉस्टल में बी अलॉटेड एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ऑल्सो पेमेंट शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन यूजिंग HMC पोर्टल। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको, अगर कैश दे दोगे उन लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए, हॉस्टल के लिए अगर आप एडमिशन लेने वाले तो ऑनलाइन पेमेंट होना, और ये HMC पोर्टल से ही होगा, याद रखना। अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल इज नॉट कन्फर्म्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, याद रखना। सब लोगों के लिए मतलब जाओगे तो हॉस्टल मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस बहुत है, एटलीस्ट आपका जितना मुझे मालूम है मोर देन 200, मोर देन, अगर सेफर साइड में बताऊं तो 300-400 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर आपका डिस्टेंस पड़ता है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा हॉस्टल के लिए, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नहीं, मिल जाएगा, प्रॉपर वे पे, प्रॉपर स्टेप्स आपका फॉलो ही होगा आपके लिए, और आपको तुरंत ही मिलने का चांस ज़्यादा है, एटलीस्ट 1-2 दिन के अंदर तो मिल ही जाएगा। लेकिन उनसे कम जिसका डिस्टेंस है घर से, तो उनको थोड़ा मिलने का प्रॉब्लम है, उनको
फर्दर जो भी लिस्ट आएगा उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो लोग भी आने वाले हो उससे पहले प्लान कर लो, किस होटल पे स्टे करने वाले हो, किस पीजी पे स्टे करने वाले हो, ये पहले से ही प्लान कर लेना, अदरवाइज दिक्कत होगा। द हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये भी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट इज अटेंडिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड क्लासेस। ओरिएंटेशन का टाइम रखा गया, देखिए टेंटेटिवली 21 अगस्त, मतलब आपका 20 तारीख का लास्ट एडमिशन डेट है, उसका नेक्स्ट डे ही, जस्ट नेक्स्ट डे ही आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ओरिएंटेशन के बाद टेंटेटिवली आपका 24 तारीख 24 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने का टाइमिंग रखा गया है। चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड क्लासेस। सो ये है आपका बैंक डिटेल्स, अब देख लो, मेरा चार्ज ज़्यादा नहीं है। ये वेरिफिकेशन PWD कैंडिडेट्स देख लो, 19 अगस्त से होगा 10:30 बजे। और ये बैंक अकाउंट यहाँ पे से आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारा कुछ होगा। और डे ऑफ एडमिशन पे ये आपका डिटेल है, देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन जो भी टीचर लोगों का, मतलब प्रोफेसर का एड्रेस दिया गया है, सॉरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। CSAB NUT और जो भी है यहाँ पे देख सकते हो, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेरी है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी एक क्वेरी है, सप्तर्षि कुंडू सर, ये हम लोग का सिविल का ही है, सिविल इंजीनियरिंग का ही प्रोफेसर है, बहुत अच्छा हेल्पफुल है, तो इनसे भी आप पूछ सकते हो। तो इतना तक ही था, और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चार्ज जल्दी से खत्म हो जाएगा इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और इस डाउनलोड कर लेना डॉक्यूमेंट को और पढ़ लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये दिया जाएगा। थैंक यू।